नमस्कार सभी को। सबका भारत फर्स्ट के इस स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम है युवा मंच में स्वागत है, जहां पर हम बातचीत करते हैं ऐसे मुद्दों पे जो युवाओं से डायरेक्टली रिलेटेड है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सोशल मीडिया। पर हम सिर्फ सोशल मीडिया को ऐसे, जैसे हमें स्कूल में पढ़ाया था सोशल मीडिया के पॉजिटिव और नेगेटिव बताए, हम ऐसा डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। हम थोड़ा ऐसे टॉपिक्स पे जाएंगे जिस पे चर्चा बहुत ज़रूरी है, जैसे आप ट्रोलिंग बोल दीजिए, साइबर बुलिंग बोल दीजिए, और सोशल मीडिया पे क्या ऑनलाइन क्या क्या झेलना पड़ता है लोगों को, उस पर हम बातचीत करने वाले हैं। तो मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत ही अच्छे मेहमान जुड़े हुए हैं। पहले हमारे साथ जो जुड़ रही है वो है मिसेस कृतिका सिन्हा। वो एक लीड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है सुकून हेल्थ में, और वो कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट रह चुकी हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ और बिहेवियरल साइंस फोर्टिस हेल्थ केयर में। हमारी दूसरी जो गेस्ट है वो है खुशबू जैन जी, जो एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, और उनका एक्सपर्टीज है बिजनेस लॉ, कॉर्पोरेट लॉ और साइबर लॉ। खुशबू जैन जी हमारे साथ पिछले बार भी एक बार आ चुकी है कानून की बात शो पे। मैम आपका फिर से स्वागत है। फिर हमारे साथ जुड़ रही है हर्षिता वर्षिनी, जो एक रिसर्च स्कॉलर है एंड ऑल्सो फुल टाइम सोशल मीडिया ब्लॉगर। वो एक इंग्लिश लिटरेचर ग्रेजुएट है और उनको ट्रैवल करना बहुत पसंद है। हर्षिता जी का ये मोटो है जिंदगी का कि मेक बेस्ट आउट ऑफ लाइफ एंड लिव इट फुली। तो मैं सभी गेस्ट का स्वागत करता हूँ भारत फर्स्ट में। तो चर्चा को शुरू करते हैं। तो पहले मैं जानना चाहूंगा हर्षिता वर्षिनी जी का, वर्षिनी जी के पास। हर्षिता जी, आपका बहुत ही एक पॉपुलर इंस्टाग्राम पेज है जहाँ पे आप बहुत अच्छे फोटोज और ब्लॉग्स और ये सब पोस्ट करती हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पॉपुलर टर्म्स में आपको हम एक इन्फ्लुएंसर की तौर पे मानेंगे, पर आजकल हमने देखा है कि इस टर्म इन्फ्लुएंसर के साथ एक बहुत बड़ा स्टीरियोटाइप जुड़ गया है कि अरे ये तो इन्फ्लुएंसर है, इसका ये मोटिव होता है, या फिर ये ऐसे थोड़े कभी कभी टॉक्सिक हो जाते हैं, स्पेशली इंस्टाग्राम पे। तो ये बात कहाँ तक सही है, और आपके हिसाब से एक इन्फ्लुएंसर की डेफिनेशन क्या है, ये हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं एक सोशल मीडिया ब्लॉगर हूँ एंड आई राइट एंड आई पोस्ट थिंग्स ऑन माय इंस्टाग्राम। बट एक इन्फ्लुएंसर अगर जब किसी को बोलते हैं तो दैट इज बेसिकली कि वो अपने फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है किसी चीज के लिए। तो मैं अपने आप को एक इन्फ्लुएंसर नहीं बोलती हूँ। आई जस्ट कॉल माई सेल्फ अ कॉन्टेंट क्रिएटर, a blogger who post about things and who tell people about things and not necessarily ask them to get influenced on something. So there's a very big difference between an influencer and a blogger. So for some people, their motive of coming on social media would be, you know, to influence people, to ask them to follow this particular routine, or, you know, if they are celebrities, so they want to influence their followers on something. But according to me, I am not an influencer. I am a social media blogger, and I post the things of my day-to-day lives on my social media, and that is how I run my blog. That is my take on it. राइट मैम, सो आई हैव अ फॉलो अप क्वेश्चन फॉर यू। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि इंस्टाग्राम पे ज्यादातर आजकल एक पॉइंट के बाद जब फॉलोअर थोड़े बढ़ जाते हैं तो लोगों को ऑनलाइन हेट बहुत झेलना पड़ता है। लाइक आई एम श्योर यू विल कम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म अबाउट योर पोस्ट, बट यू वुड हैव आल्सो एक्सपीरियंस्ड ऑनलाइन हेट एंड ट्रोलिंग, सो or your colleagues would have also experienced that. So could you share some thoughts on that? Yeah, there's a lot of online hate also. You know, in this lockdown when everybody over on their phones, तो सबको था कि you know, हम अपने जो भी हम सोचते हैं, why not we tell them to the influencers who are generally not approachable. So in our post, in our videos, people used to comment different kind of things. But when I started my blog, that was in 2020, starting of 2020, I received a lot of hate. I received some people telling me that, you know, we started from the same place and you will become a blogger. We don't think so, and all that. So that was starting mein bura lagta tha. But as soon as I started gaining my followers, I started making something that was really, you know, that affected me, and I wanted people to see what I've been going through in my life. I totally started avoiding that.
So there will always be two aspects to a coin. There will be negative comments, there will be positive comments, but I focus on my positive motivations. I focus on people who are always there to cheer me up. They are there to tell me that whatever you're doing, is not very big, but whatever you're doing, we are following it because we enjoy watching your post, we enjoy watching your travel content, your lifestyle content. So everybody has their take on individual take on their on this cyberbullying and the negative comments. For me, it was something like I have to prove people wrong, that what you are telling me that I cannot do it, but actually I will be a good blogger one day, and I want to be one of the most popular bloggers in India. So that is my aim, and that was my motivation strategy to deal with the negative comments. थैंक यू मैम। और मैं बताना चाहूंगा कि हर्षिता जी का पेज भी बहुत ही उत्तम पेज है। मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शक वहाँ उस पेज पे जाके जरूर देखें कि उन्होंने बहुत खूबसूरत पोस्ट किए हैं। तो अब मैं आना चाहूंगा कृतिका मैम के पास। मैम, जैसे हर्षिता जी ने कहा कि स्टार्टिंग में उनको ऑनलाइन हेट झेलना पड़ा, और दिस इज ऑल्सो अ ट्रेंड फॉर मोस्ट पीपल हु कम ऑन इंस्टाग्राम। सो देयर इज अ सेइंग दैट social media has empowered voices that have been unheard, but we are seeing that there is also a trend that ऐसे लोग जो हमारे मुंह पे कुछ नहीं बोलेंगे, पीछे जाकर बहुत अब्यूज या हेट फैलाते हैं। तो इस मानसिकता के पीछे का राज क्या है? Hi, good evening all. I think why cyberbullying or social media bullying or trolling, सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि बुलिंग का मतलब ही ये है कि somebody assumes a power that they have over this someone that they're trying to bully. So it's this false perception of the power dynamic कि उन्हें लग रहा है कि वो उस पावर डायनामिक में ज्यादा है और ये जो दूसरा इंसान है शायद उनसे कहीं कम है. That is one. That is how bullying is defined. दूसरा, why does this happen so much on social media platforms or digital platforms for that matter, is because वहाँ आपको एक मुखौटा मिल जाता है anonymity का, that you can be anyone. Nobody needs to know your name. Nobody needs to know how you look like. And that again gives you a false sense of power that I can say or do whatever I want to. And that's why people like Harshita and so many others who are trying to do genuine work, they constantly try to, pull down. क्यों? क्योंकि just because ये space है और जब तक आप उन्हें block नहीं कर रहे हैं, report नहीं कर रहे हैं, तब तक लोग वो assume कर लेते हैं कि हम कुछ भी बोल सकते हैं. And thirdly, हमारा mind जो होता है, हमारी psyche जो होती है, वो इस तरह से structured होती है कि हमें नेगेटिव देखना ज्यादा आसान लगता है और ज्यादा अच्छा भी लगता है शायद कहीं. It derives that dopamine rush somehow. तो उसके लिए हम चाहते हैं कि हम ये नेगेटिव चीजें बोलें, निंदा करें लोगों की, बुली करें, try to bring them down. तो ये सब construct मिला करके I think that's how in these times the trolling and the bullying is so prevalent. Right, ma'am. So now I'd like to come to खुशबू मैम. मैम, जैसे अभी कृतिका मैम बोल रही थी कि अगर कोई ट्रोल कर रहा है तो बहुत लोग उसको ब्लॉक कर देते हैं या फिर कमेंट्स टर्न ऑफ करते हैं, पर लीगली क्या रिकोर्स है हमारे पास? क्योंकि अगर जैसे मैं अगर किसी को ट्रोल कर रहा हूँ तो फिर अगर किसी ने मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया, रिपोर्ट कर दिया, तो मैं और एक अकाउंट बना के फिर से मेरा जो काम है वो शुरू कर सकता हूँ. तो जैसे हर्षिता मैम जैसे जो इंस्टाग्राम पे है, अगर वो कांस्टेंट अब्यूज फेस कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ ट्रोलिंग, व्हाट इज द फर्स्ट लीगल रिकोर्स दे हैव? फर्स्ट लीगल रिकॉर्ड्स तो आपने खुद ही बताया कि आप उस जिस प्लेटफॉर्म को आप यूज कर रहे हैं वो सारे प्लेटफॉर्म्स मोर और लार्ज इस चीज को मानते हैं कि साइबर ट्रोलिंग रिलेटेड उनके खुद के क्राइटेरियाज बने हुए हैं, आप वहीं पे ब्लॉक कर दे. बट जैसे कि आपने बोला कि अभी हमारे पास में कोई प्रोविजन नहीं है, कोई दूसरा अकाउंट बना लेता है, तीसरा अकाउंट बना लेता है और वो जो इंसान है वो अनपनिश चला जाता है. ये बहुत छोटी सी पनिशमेंट हो गई कि मैंने ब्लॉक कर दिया या उसको उसको इन्फॉर्म किया कि ओके दिस इज अकाउंट. बट लार्जर इशू अगर आप देखें तो अगर मैं
mid-20s की बात करूं, mid-2000s की बात करूं, तो तब तक साइबर बुलिंग लेकर कोई लॉ, स्पेसिफिक लॉ नहीं था। बट जितने भी लेजिस्लेटर्स हैं, उन्होंने जो देखा ना, उन्होंने देखा कि वी कैन नॉट बी ब्लाइंड, बिकॉज जितना इंक्रीजिंग नंबर हो रहा है, इतनी हाई पब्लिसिटी हो रही है इस इंसिडेंट्स को लेकर, which results into trauma, which results into even suicides. We have seen that in pandemic also, you know, there have been suicides related to things have happened. And why? Because if you see, let's compare physical and online space. Physical space has a limited reach. आप जैसे ही ऑनलाइन स्पेस पे जाते हैं, इसकी रीच बहुत बढ़ जाती है। जब इसकी रीच बढ़ जाती है और प्लस इसको मिटाना बहुत मुश्किल होता है, जो हम बोलते हैं ना कि राइट टू बी फॉरगॉटन, ऐसा कोई राइट टू बी फॉरगॉटन अभी तक तो इम्प्लीमेंट नहीं होता है, बिकॉज वट एवर हैज हैपेंड ऑन द इंटरनेट, उसका एक पोर्शन कहीं ना कहीं रह जाता है और उसको भूलना बहुत मुश्किल होता है, टू एन एक्सटेंट कि कुछ चीजें लोगों ने जो अपने चाइल्डहुड में की होगी या अपनी यंग एज में की होगी, वो उनको आगे जाके हॉन्ट करती है। एक छोटा सा इंसिडेंट देती हूँ मैं। there was a lady who must have been had some pictures in the young age, and some incident must have happened. She was vice principal or something in a school where children searched those things and started posting over there, which became very humiliating, you know, in terms of what the kind of profession she's into. For children to take them seriously, and also it becomes a you know, issue of concern. Now, coming on, what exactly are the provisions that we have? I can specifically tell you that, see, these are how this happened. There's no some specific word in IT law in India as of now where a cyber bullying is concerned, though we are waiting for cyber law to come in place. हम वेट कर रहे हैं कि एक यू नो, होम मिनिस्ट्री में ऑलरेडी इस चीज को लेकर बात चल रही है, और वो लोग, हमारा जो साइबर लॉ है, जो आईटी लॉ है, वो मोर और लार्ज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और डिजिटल यू नो सिग्नेचर्स और इन सबको रिकॉग्निशन के लिए था। बट अभी हमने जिस तरीके से देखा, जो क्राइम्स फिजिकल रूप में थे वो अब ऑनलाइन इसमें आ गए, और उसको लेकर स्पेसिफिक डेफिनेशंस और प्रोविजंस की जरूरत है, तो वो आने की कोशिश है। बट इनको छोड़कर भी अगर आप देखेंगे तो हमारा जो इंडियन पीनल कोड है, उसमें बहुत सारे प्रोविजंस है, हमारे इवन आईटी एक्ट में बहुत सारे जो प्रोविजंस है उनको क्लब कर सकते हैं। अगर मैं कुछ एग्जांपल्स दूं आपको, तो सेक्शन 507 जो है वो मोर और लार्ज बोलता है क्रिमिनल इंटिमिडेशन बाय एन एनोनिमस कम्युनिकेशन। तो ये जिस चीज की हर्षिता जी भी बात कर रही थी और कृतिका जी की भी बात कर रही थी कि यू नो, बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ पे आप एनोनिमिटी की जो बात है, ये इनको बहुत यू नो इनको फेवर करता है कि हम तो एनोनिमस है, हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे है तो हम पकड़े नहीं जाएंगे। तो जब पकड़ने का डर नहीं होता है तो आप क्राइम करना शुरू कर देते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द प्रोविजन जिसके इसमें आ सकता है कि अगर आप किसी को क्रिमिनली इंटिमिडेट करते हैं तो सेक्शन 507 में आपको पनिशमेंट मिलेगी। दूसरा आप कंबाइन कर सकते हैं, आपका जो आईटी एक्ट है उसमें सेक्शन 66E है, जो बोलता है आपकी वायलेशन ऑफ प्रिवेसी को लेकर अगर कुछ भी होता है तो उसमें आपको पनिशमेंट होगी। तो आपकी अगर प्रिवेसी को कोई वायलेट करता है तो आप इसको कंबाइन कर सकते हैं। तीसरा डिफॉर्मेशन, तो हम सब जानते हैं सेक्शन 499 डिफॉर्मेशन है, तो वही सेम चीज अप्लाई करती है यहाँ पर, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन डिफॉर्मेशन। तो डिफॉर्मेशन एक प्रोविजन आ जाता है। तीसरा आपके पास में एक और ऑप्शन है 40509, जो बोलता है कोई भी वर्ड या जेस्चर या एक्ट है जो आपकी एक विमेन की, दिस इज विमेन स्पेसिफिक, मॉडेस्टी को इंसल्ट करने की कोशिश करे किसी भी तरीके से, तो अगर इस रिलेटेड कोई भी आता है, ये एक बहुत वेग डेफिनेशन, बहुत बड़ी डेफिनेशन हो जाती है जो 509 की है। तो वो बोलता है कि अगर आप कोई भी ऐसा जेस्चर करते हैं जिससे विमेन की मॉडेस्टी को किसी भी तरीके से आप हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका इंटेंशन है वो करने का, तो आप इसमें पनिशेबल ऑफेंस है। उसके बाद एक नया आया, ये निर्भया के बाद आया 354A, आईपीसी का ही है, ये बोलता है सेक्सुअल हरासमेंट और उसकी जो पनिशमेंट है। तो अगर आप ऑनलाइन किसी को भी सेक्सुअली हरास कर रहे हैं तो इसको लेकर पनिशमेंट है। 354D भी उसी का एक प्रोविजन है जहां पे वो बोलता है स्टॉकिंग। तो जो स्टॉकिंग फिजिकल थी, ये स्टॉकिंग में ऑनलाइन को भी आ चुका है, इसके अंदर इसमें डाल दिया है आईपीसी में कि अगर आपको कोई स्टॉक कर रहा है तो आप इस प्रोविजन को अप्लाई कर सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ इंडियन पीनल कोड और आपका आईटी एक्ट है, इसको कंबाइन अगर आप करेंगे तो मोर और लार्ज हम साइबर बुलिंग में आप चीजों को कवर कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन दिया है आपने। जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो इन सारे प्रोविजंस का नोट कर ले, ताकि आपको अगर ऐसा कुछ आपके साथ हुआ तो आप इन प्रोविजंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हर्षिता जी, खुशबू मैम ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा, आउटरेजिंग वुमेन्स मॉडेस्टी। तो ये भी आज हमारा पैनल भी एक ऑल वुमेन पैनल है मुझे छोड़ के। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आपने या आपके जो कोलीग्स हैं उन्होंने ये फेस किया है कि एज अ वुमन इंस्टाग्राम पे आपको बहुत ऐसे टाइप्स के कमेंट मिले हैं जो आपको एज विच अटैक ऑन योर जेंडर, लाइक व्हाई आर यू पोस्टिंग दिस, या फिर ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं, ये तो लड़कियों को नहीं करना चाहिए। तो क्या ऐसा हेट भी आपको मिलता है इंस्टाग्राम पे? Yeah, I can, talk about it large about this issue. So a lot of my colleagues, they are
they are working professionals, IT professionals, and due to this pandemic, वो लोग घर से बाहर नहीं जा पा रहे थे. So all, they bought a lot of different clothes from different online shopping centers, and they wanted to wear it. So they thought, why not, wear it, make contact, make reels, और उसको Instagram पे डाल देते हैं. So people, random people on their Instagram account started saying that अभी तो कोई भी बाहर नहीं जा रहा है और आप ऐसे कपड़े पहन के you are making reels और आप ऐसे post कर रहे हो. Who are you, telling all these things to? We are sitting at home and we don't want all this crap. So according to them, this was the thing. On मेरा जो personal है, जो मेरे personal experiences हैं, वो भी थोड़े से कुछ ऐसे रहे हैं that when I was in college, I was a little outrageous. And because I did my bachelor's from DU, I did my master's from Jamia. So I was a rebel. So I used to wear some clothes like this, but I was always on a modest side. So now I also, when I posted pictures in a sari, so people were like, this is a Hindu festival, you should, maintain your modesty. This is not what is acceptable. But I had a plan that I will totally ignore it. If I can reply to some comment on my reel, on my photo, but if this thing comes to my DM or they're constantly messaging me about it, I would just block them and remove them from my account. But I took this on a positive way, because people have the right to speech in India. People can say some things like that. So on the ratio of accepting the bad reviews and the good reviews are always better. They're always large. So you should always have this mindset that अच्छा है और लोग भी कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं, so we would focus on that तारीफ and not get affected by people who give negative comments like this. So for me, I take it in a sporting way. It is okay. It's your opinion. I would not say anything to you, because of course you have the right to speech. You can tell things. Still, I get some DMs with all kinds of absurd things. They are sending me pictures, random things that you look like that. Are you aspiring to be something like that? But on my side, I am doing what I really want, what I'm passionate about, and also I have a future of being a professor. Touch wood. So I have to maintain a modesty on my level. So I'm doing that, and I think it's fine. Social media has all the things in them, so you have to accept it as it comes. राइट. सो कृतिका मैम, जैसे अभी हर्षिता जी मैम ने बताया कि ये सब उनको झेलना पड़ता है और उनके कोलिग्स को भी झेलना पड़ता है, तो फिर ऐसी स्थिति में द पर्सन हु इज बीइंग अटैक्ड, व्हाट impact does it have on his or her mental health? I'm saying his or her because I'm sure you will also agree that in many cases the troll is a female herself, like if you see the case of boys locker room and all of that. तो अगर एक महिला ही खुद दूसरे महिला को ऐसी तरह अब्यूज कर रही है तो मेंटल हेल्थ पे क्या असर होता है, और अगर कोई ऐसा अब्यूज फेस कर रहा है ओनली बेस्ड ऑन जेंडर, what can they do to develop a better headspace and try to ignore these people, because it is easier said than done. It's very difficult to ignore such people. True. So I would also like to take this question on a more holistic level, beyond genders, beyond being a female or a male. Anybody who's out there on any social media platform and they are being trolled or they are being bullied, there are very few, like Harshita herself, who are able to say that, what, it's okay, this is how it is. वहाँ कुछ अच्छी बातें होंगी, कुछ बुरी बातें होंगी, कुछ लोग appreciate करेंगे, कुछ नहीं करेंगे. And I am only going to focus on the ones जो कि अच्छी बातें कर रहे हैं या जो मुझे appreciate कर रहे हैं. But otherwise, for a lot of people, this criticism, their psyches are not able to take it well. Because वही वो power dynamics जो होता है, बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि अच्छा ये लोग anonymity के पीछे से खेल रहे हैं. बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि अच्छा हाँ ये एक neutral field है, यहाँ अच्छी बातें भी होंगी, बुरी बातें भी होंगी. बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि I have a choice, what do I want to focus upon? What learning do I want to pick up from here and move ahead? So for most of the people, that self-criticism starts to happen, that self-doubt starts to happen
कि क्या मैंने सच में जो कंटेंट जनरेट किया है वो वर्दी है भी या नहीं है, या मैं एज अ क्रिएटर वर्दी हूँ या नहीं हूँ. So it starts coming down to your self-worth, where you start questioning your worth, and once you start doing that, there's a lot of self-doubt. आप खुद को ही criticize करने लग जाते हैं, खुद से ही सवाल पूछने लग जाते हैं, और कहीं ना कहीं आपको लगने लग जाता है कि आपकी वो feeling आ जाती है that I'm not good enough maybe. That's why I'm not being appreciated. Which is very true, and it's very normal for any one of us. हम बोलते हैं कि हमें एक दूसरे से वैलिडेशन नहीं सीख करना चाहिए, but that's a very ideal situation. We as humans, we are conditioned कि हमें वो वैल्यू ढूंढनी पड़ती है और वो हम ढूंढना चाहते हैं. So we seek validation. You, I, anybody, we seek validation from our environment. That could be our colleagues, that could be family, any social interaction, any social media presence. We want to feel validated. We want to feel that yes, the kind of work that we are doing, the content that we are creating is genuine, it's appreciated. And when that does not happen, and my mind automatically shifts its focus to more negative aspects, then I start questioning that whole thing. सही किया, नहीं किया, बनाना चाहिए था, नहीं बनाना चाहिए था, इस प्लेटफॉर्म पे आना भी चाहिए था, नहीं आना चाहिए था, और how now I am being looked at. तो फिर आता है वो fear of judgment. All of this goes hand in hand. So that fear, that what would people be thinking, what judgment are they making about me, am I good enough for them or not? And it's very easy for certain people who are not able to see these things, who are not able to have those boundaries, to spiral into these negative thoughts. And if that continues for a prolonged period of time, तो वहाँ आप stressed feel कर रहे हैं, उसकी वजह से आप anxious feel कर रहे हैं, anxiety हो रही है, आपके mood में शायद sadness, irritability, ये सब आने लग जाता है. So holistically, your mental health gets impacted. I think it's very important for all the people who are there on social media, and be it any platform, to be more like Harshita and understand that, you know, I need to have this boundary, and I need to have that confidence and genuine trust in myself that what I'm doing, the content I'm bringing is genuine and it's good. बिल्कुल. तो हमें ये मानसिकता रखनी चाहिए कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये हमें दिमाग से हटाना है. तो और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर किसी को ऐसे प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं तो प्रीतिका मैम जैसे साइकोलॉजिस्ट से रेफर कीजिए और अपना जो मेंटल हेल्थ है वो ठीक कर लीजिए. तो खुशबू मैम, अभी क्योंकि हम आउटरेजिंग वुमेन्स मॉडेस्टी पे बात कर रहे हैं, तो एक कुछ सालों में बहुत ही कुछ घिनौने हरकतें हो रही हैं, जैसे सर्कुलेशन ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी, circulation of morphed images of women. Recently, very big personalities like Raj Kundra and all of that have also got intermingled in these stuff. तो हम ऐसे सुनते हैं कि पॉक्सो एक्ट है या आईटी एक्ट है या ऐसा बहुत है, पर फिर भी बड़े बड़े सोशल मीडिया में ऐसा सर्कुलेशन चलता ही रहता है. तो क्या हमारे पास इसको रोकने के लिए लॉज है, या फिर लॉज है जो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं, या फिर कोई ठोस लॉ है ही नहीं, इसलिए ये चलता जा रहा है और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इस पे कोई कंट्रोल नहीं है इस पे. ठीक है, तो शुरू से स्टार्ट करते हैं. चाइल्ड पोर्नोग्राफी पनिशेबल ऑफेंस है, हमारे पास में स्ट्रिक्ट लॉ है. आपने जो पॉक्सो की बात की, पॉक्सो भी एग्जिस्ट करता है. एंड इम्प्लीमेंटेशन पे अगर मैं आऊँ तो बाद में आना चाहूँगी, पर इम्प्लीमेंटेशन एक इशू है, बिकॉज हम यहाँ पे फिजिकल फॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे ऑनलाइन इसकी फॉर्म की बात कर रहे हैं. और जो अनोनिमिटी की हम बात करते हैं, जो एक शील्ड दिया हुआ है ओवरऑल राइट टू प्रिवेसी जो यूजर्स की है, ये राइट टू प्रिवेसी हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को बहुत तकलीफ देती है, बिकॉज राइट टू प्रिवेसी क्रिमिनल्स को नहीं दे सकते हो आप. तो ये जो एनोनिमिटी और जो राइट टू प्रिवेसी यूजर को मिलती है, ये बहुत बड़ा इम्पेडिमेंट हो जाता है जो हमारे पास लॉज होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए. हम इम्प्लीमेंट करना तो बहुत दूर की बात है कि बाद में प्रोसिक्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उन तक पहुंच नहीं पाते हैं. तो ये बहुत बहुत ज्यादा दुख वाली बात हो जाती है कि जिसने किया है आप उसको पकड़ नहीं पाते हैं. अगर मैं एक रीसेंट रिपोर्ट की बात करूंगी तो यूएस का एक रिपोर्ट था जो उनके खुद के इसमें पब्लिश था, यूनाइटेड स्टेट्स का, जहां पे उनकी पुलिस ने ये बोला था कि
ये जो राइट टू प्रिवेसी है ये इतनी डिफिकल्टी लेकर आ रहा है इन लोगों की लाइफ में कि जहां जब वो क्रिमिनल को पकड़ने की बात करते हैं जस्ट बिकॉज वो इतने स्कॉट फ्री रहते हैं कि उन तक पहुंच नहीं पाते हैं, तो जब जिस लेवल तक अगर उन तक पहुंचने की भी होते हैं तब तक वो 4th 5th 6th क्राइम कर चुके होते हैं। तो इमेजिन कोई इंसान जिसको हम बहुत शुरुआत में रोक सकते हैं, जिनको हम बता सकते हैं कि बाबा दिस इज रॉन्ग, तो वो 5th 6th 7th क्राइम तक पहुंच जाता है जब तक हम उसको पहुंच नहीं पाते, और बहुत केसेस में हम पहुंच नहीं सकते ना। दूसरी बात अगर हम बात करें तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी बहुत जागरूक हो गए हैं। एक एजेंसी है नेकमेक करके जो फेसबुक के साथ में यूएस में काम करती है, वो जो करती है वो ऑटोमेटेड जितना भी पोर्नोग्राफी चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट होता है उसको वो लेकर एंड देन वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। नेकमेक ने इंडिया में भी यही चीज दी थी, और आई थिंक एक प्रोजेक्ट ब्लैक फेस करके महाराष्ट्र ने लिया था जहाँ पे चाइल्ड पोर्नोग्राफी रिलेटेड बताया था। तो फेसबुक ने नेकमेक को इतना डिटेल डेटा दिया था कि टू एन एक्सटेंट कि ये कौन सा वीडियो है, वो उन्होंने वीडियो डाल के दिया था, उन्होंने ये डाल के दिया था कि ये कितनी बजे कब अपलोड हुआ एंड कौन से आईपी एड्रेस से, कौन सा स्टैटिक एंड कौन सा आईपी है, उससे हमें लोकेशन मिली थी। हमारे पास में इतनी डिटेल थी जो हमारी होम मिनिस्ट्री से आई, और बहुत सारी एफआईआर हुई है। अगर आप लोग सब लोग गूगल करेंगे चाइल्ड पोर्नोग्राफी एफआईआर्स इन 2019 2021 आपको पता चलेगा, एंड नेकमेक इफ यू कैन जस्ट सर्च तो आपको पता चलेगा बहुत सारी एफआईआर हुई है उस चीज को लेकर। बट फिर वही बात आ जाती है कि ये एक वन ऑफ द काइंड है जो नेकमेक वहां पे काम कर रही है। तो हमारी सारी सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स जितने प्लेटफॉर्म्स हैं इंडिया में, उनको लेकर भी कुछ ऐसा ऑटोमेटेड सिस्टम होना चाहिए जहां पे आप ऑटोमेटेड शेयर करें और उसको एक रूट करें, इंस्टेड कि मैं जाके कंप्लेन करूं कि कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफी इस वेबसाइट्स पे है। तो वो एक स्लो प्रोसीजर हो जाता है। तो वो एक और आपको प्रिवेंटिव मेजर लेने की जरूरत है या आपको प्रोएक्टिव मेजर लेने की जरूरत है इन एंटिटीज को। तो मानते तो ये भी सारे हैं, अगर आप इन सब की वेबसाइट्स पे जाएंगे तो इनके खुद के नॉर्म्स है, कंट्री के नॉर्म्स है कि चाइल्ड एनी पोर्नोग्राफी के रिलेटेड कंटेंट दे विल रिमूव। बट जब आप देखेंगे तो आई थिंक आप सब अग्री करेंगे, हर्षिता जी भी और कृतिका जी भी, कि ऐसा होता नहीं है हमारे पास में इतने। हर तीसरे दिन मेरे पास कोई केस होता है जहाँ पे प्लेटफॉर्म्स लाइक ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे एंटायर पॉर्न इज अवेलेबल ऑफ देम, जहाँ पे हेट पॉर्न है या फिर लास्ट किसी इंसिडेंट्स या बॉयफ्रेंड वाला था या हेट्रेड में किसी ने पॉर्न डाल दिया या किसी ने प्रिवेसी में शेयर किया था रिलेशनशिप के टाइम पे तो उन्होंने उसको डाल दिया, बट वो एग्जिस्ट कर रहा है वहां पर। तो वहां पे मुझे क्यों डालने की जरूरत है? इनके पास में मैकेनिज्म्स हैं जहाँ पे ये लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। तो व्हाई नॉट डिटेक्ट, व्हाई नॉट शेयर इट विद द स्टेट एजेंसीज, पुलिस एजेंसीज और व्हाटएवर द पीपल आर, और उसको ऑटोमेटेड चलने दे। नॉर्मल पॉर्न को छोड़ दे, बट चाइल्ड पॉर्न जैसे संगीन जुर्म को तो आप ऑटोमेटेड दे सकते हैं, जैसे आप यूएस में नेकमेक के साथ में ऑटोमेटेड देते हैं। नेकमेक ने तो आउट ऑफ फ्रेंडली रिलेशनशिप उसको जितना इंडिया का कंटेंट मिला उसने सारा इंडिया का हमारे यहाँ पे फॉरवर्ड किया। तो वो यहाँ पे आप क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करें? बट आई थिंक आफ्टर द लेटेस्ट न्यू सोशल मीडिया गाइडलाइंस जो सेक्शन 72 ऑफ आईटी एक्ट के बाद आई है, इंटरमीडिएरी रूल्स, उसके बाद में चीजें बहुत हद तक चेंज हो जाएगी। बिल्कुल मैम, और मैं और एक पॉइंट पे आना चाहूँगा। हर्षिता मैम ने कहा कि राइट टू स्पीच या फ्रीडम ऑफ स्पीच, लोगों को कमेंट करने का अधिकार है, वो रिजेक्ट करेंगी या एक्सेप्ट करेंगी वो हमारे ऊपर है। तो बीइंग द डेविल्स एडवोकेट हियर, दिस साउंड्स अ बिट वेग, बिकॉज अगर हम फ्रीडम ऑफ स्पीच में जाएं तो फिर कोई अगर किसी को ट्रोल कर रहा है तो लीगली हम ऐसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि दिस इज अब्यूसिव ट्रोलिंग और हेल्दी फ्लर्टिंग? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश दिस। तो आप लीगली ऐसे इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? कोई भी कंटेंट अगर आप देखें तो डिफॉर्मेशन या बुलिंग के एक बहुत अच्छी सी डेफिनेशंस है, सारे स्टेट्स ने, सारे कंट्रीज में बहुत सारी डेफिनेशंस आई है। बट कोई भी ह्यूमिलेटिंग, कोई भी एम्बैरेसिंग कंटेंट अगर आप किसी के बारे में बोलते हैं या पोस्ट करते हैं तो वो एक बुलिंग की कैटेगरी में आ जाता है। आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करें तो ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है, ये आपके पास में प्रोविजन, इट्स नॉट एन एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट ऑफ योर्स। तो आप किसी और की फ्रीडम को नहीं ले सकते हैं। तो किसी और की फ्रीडम ऑफ राइट टू लाइफ, राइट टू प्रिवेसी, इन सबको आप एनफ्रिज नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज आपके पास में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के साथ में एक कॉशियस आता है कि कंप्लीट फंडामेंटल राइट नहीं है, इट्स नॉट एन एब्सोल्यूट राइट। तो यू हैव टू बी कॉशियस दैट यू कैन नॉट से थिंग्स और डू थिंग्स विच आर नॉट ट्रू। वन इज एक डेफिनेशन यहाँ पे फिट करते, इसी इसकी कोई एकदम हार्डकोर डेफिनेशन नहीं है, बट मैं जहां बोलूं तो जो आपको लगता है जो सच नहीं है, जिसके पास में आपके पास में कोई एविडेंस नहीं है बैक करने के लिए, तो वो तो एज इट इज आप नहीं बोल सकते। अगर आप बोलते हैं तो ये पनिशेबल ऑफेंस है। इवन आप अगर देखें तो न्यूज़पेपर्स, टीवी, जहां पे अगर उनके पास में एविडेंस नहीं होता है तो दोज आर नॉट द थिंग्स विच दे कैन क्लेम इट और पुट इट आउट, इट क्लियरली वुड कम इनटू इट। जहां बुलिंग की बात होती है तो अगर आप कोई भी, अगर हम मोटा मोटा देखें तो ह्यूमिलेटिंग या एम्बैरेसिंग कंटेंट, या फिर आप किसी का अकाउंट हैक कर रहे हैं, या फिर आप ये बता रहे हैं कि मैं हूं वहां पर, दूसरा अगर मैं आपकी एक
आइडेंटिकल प्रोफाइल बनाकर मैं भेजूं सबको, और आपकी वो जो सारी चीजें हैं मेरे पास में पर्सनल, उनको वहां पे डालूं, या फिर मैं कोई वल्गर मैसेजेस पोस्ट करूं, या फिर मैं आपको थ्रेट करूं कि कि मैं कि मैं आपको फोर्स करूं कि मैं कोई वायलेंस और उस चीज को लेकर है, या फिर मैं आपको स्टॉक करूं, या फिर मैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी या उसके रिलेटेड या कोई भी पोर्नोग्राफी रिलेटेड चीजें डालूं। तो ये सारी जो चीजें हैं ये ट्रेडिशनली आप बुलिंग या साइबर बुलिंग या इसकी डेफिनेशन में आप वैसे ही डाल सकते हैं, बट समथिंग विच इज नॉट ट्रू, विच कैन नॉट बैक्ड बाय एविडेंस और विच यू डोंट हैव इट, दैट clearly indicates that you can't. And perfect, ma'am. That's absolutely true. तो हर्षिता मैम, अब हम जानेंगे द बेस्ट वे फॉरवर्ड कि अभी आप जैसे इंस्टाग्राम पे एक ब्लॉगर हैं, तो आप जैसे और कहीं यंग माइंड्स होंगे, लड़कियां लड़के जो भी है, तो आप उनको क्या सजेशन देंगे, हाउ टू बी फियरलेस, हाउ टू इग्नोर ऑल द हेट एंड ग्रो ऑन योरसेल्फ, मेक योर टैलेंट शो rather than responding to trollers or all of that. So what is your advice and what is the best way forward to tackle such situations? So first of all, एक एक पहचान बनाना ऑनलाइन मीडिया में, एक सोशल मीडिया में एक पहचान बनाना इज अ way forward, is a step forward to your physical being. So अगर आप अपना कुछ ब्लॉग बनाना चाहते हैं, आप अपना कोई पेज बनाना चाहते हैं, so already you are confident, you have a passion, so आपको उस चीज पे बहुत फोकस करना चाहिए. देन अगर आपने कोई कंटेंट बनाया, इफ इट्स अप्रिशिएटेड, इट्स वेल एंड गुड. अगर आपको कुछ भी नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, तो आप यू कैन हैव अ लिटिल बिट ऑफ अ कन्वर्सेशन विद दैट पर्सन. आप उनसे बात कर सकते हो, उनका पर्सपेक्टिव जान सकते हो. बट as time passes and you start gaining a lot of followers and you start getting a lot of comments and all these things, आप एक अपने आप को थोड़ा सा एक ट्रांसपेरेंट एक मिरर बना सकते हो कि ठीक है, if I'm getting all the negative comments and I have the state of mind that I want to talk to them, I want to know about their perspective, I will do it. But on the other hand, अगर I am getting all बहुत ज़्यादा मिल रहा है and I am not in the state of mind of discussing anything with that person, I will totally ignore it. So I have this perspective that अगर आपने एक blog बनाया है, so already you are very confident, you should only focus on your passion. You should not get distracted by people telling all the negative things to you, people bringing you down, they are comparing you with other people. And also जब self doubt आता है, तो people start saying that कि is it even worth it, putting so much effort out there and also not getting any appreciation. It is worth it. You have to be very patient, you have to be confident, and you should have that passion, that enthusiasm, that I will do it, and no matter how many hurdles, how many barriers that I have to get in my way, I will pass it on, and I will be a good blogger and a good content creator. So that is my take on it. Thank you. तो अब कृतिका मैम, आपके क्लोजिंग कमेंट्स. मैं चाहूंगा कि आप 3 मेजर एरियाज पे फोकस करें, जैसे before coming on to a platform, what should be the psychology of a person? If that person faces an abuse, how should he or she tackle it? And lastly, how should he or she encourage trollers? उनके साथ डिस्कशन करे या फिर उनको इग्नोर करके बढ़ते रहे? Right. So leading with the first question, which is how to prepare oneself when you're coming to a social media platform. I think सबसे पहले कोई भी चीज की शुरुआत करने से पहले जरूरी होता है उसका रिसर्च, that you understand what is the trend like, कि आप और लोगों से बात करें, और जो लोग सोशल मीडिया पे या स्पेसिफिकली उस प्लेटफॉर्म पे हैं, और स्पेसिफिकली के आपके एरिया के हैं, जो कंटेंट आप बना रहे हैं. जैसे अगर आप ब्लॉगर हैं तो आप और ब्लॉगर से बात करिए, उसमें भी स्पेसिफिकली इफ यू आर अ फैशन ब्लॉगर और मे बी इंटीरियर, whatever it is. But first do your research to understand that what are the trends. Research will also help you understand that what other people can tell you that they have gone through, जब वो पहली बार आए और उन्हें क्या क्या चीजें टैकल करनी पड़ी. So through their lived experiences, what have they learned, and they can also help you with that. कि हमारे साथ ये हुआ था and this is how we dealt with it, and maybe you should also be aware of that. So I think research आने से पहले also deciding your niche.
जैसे मैंने अभी कहा कि अगर आप ब्लॉगर हैं तो आप डिसाइड करें अपने लिए कि मुझे कौन सा स्पेसिफिक कंटेंट जनरेट करना है उसमें भी. So what am I the most passionate about? Because that gives you a sense of direction. Otherwise आपके mind में हमेशा आपकी identity के लिए clarity नहीं रहेगी. You would always keep wondering that, wait, what kind of content am I supposed to be generating here? Now that I'm here, now what do I need to do? So suppose if I'm a mental health expert and I go on a social media, my agenda should be clear that this is for mental health awareness. This is for mental health advocacy and not anything else, because that tends to give me a direction कि मेरे जितने भी posts हैं या reels हैं या IGTV videos हैं, they have a base to it, that this is the foundation. So that becomes the prep. The other prep can also be preparing yourself that, you know what, I need to accept that it's going to be a mixed bag of reviews. कुछ लोग appreciate करेंगे, कुछ लोग bully करेंगे, troll करेंगे, and that is how this is. Just like how I can't only concentrate on the bullies and you know people who are trolling me to feel कि अच्छा I am bogged down. Similarly, I cannot let this constant appreciation also get to my head. You know, it's that balance that I need to keep continuing to create my content while I tell myself that yes, good, my content is being recognized and it's okay if some people are not on those same lines. जैसे हो सकता है जैसे मुझे फैशन की समझ नहीं है और मुझे फैशन ब्लॉग्स नहीं समझ आ रहे, which is okay. But if I have some malaise in my heart, I might go and start trolling that person. तो वो चीजें समझना कि काफी सारे जो लोग बुली करते हैं, ट्रोल करते हैं, शायद उन्हें उस कंटेंट का एसेंस नहीं पता और इसीलिए भी वो शायद they are trying to bring you down. But it has nothing to do with you. It's just that they don't match that wavelength. So going with that preparation. Two, you said how to deal when this starts flowing. I think something that I tell my clients also is that reflect upon your day every day. So चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, चाहे आप सोशल मीडिया पे ही कंटेंट जनरेट कर रहे हैं, but reflect upon it every day. That what all did I do today, and is there anything that I could have done differently? Or if I had a conversation with you know a bully or a troller, तो क्या मुझे वो करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था? So that reflection, that self-reflection, that introspection, that is very important as a part of a growth process for any individual for that matter. If I don't go back and reflect on my sessions and I just keep going on with my work, I'm not growing because I'm not learning where did I lag today. So I think as a continual part, as a process of that reflection is very important. And I forgot, what was the third one that you had asked? थर्ड ये था मैम कि should when you face abuse, should you interact or engage the abusers? क्या उनके साथ engage करे या फिर ignore कर दे? I think it depends from individual to individual. It's very subjective. Some things that you need to keep in your mind is that zaruri nahi hai ki if I'm taking initiative to understand where they are coming from, they would be able to explain that to me, or that they would keep talking nicely only. So I think that with that perspective in my mind कि हो सकता है मैं तो कुछ अच्छी बात करने ही जा रहा हूँ या जा रही हूँ, पर हो सकता है दूसरी तरफ से इंसान कुछ और कह दे. So I should not take it to myself. I don't need to internalize it. It's okay if communication works out, I'm able to understand or I'm able to make them understand about my content very well. If not, then also it's okay. I need to keep continuously doing my work. थैंक यू. तो खुशबू मैम, फाइनली आपके क्लोजिंग कमेंट्स. मैं चाहूंगा कि आप अपने क्लोजिंग ओपिनियंस के साथ ये भी बताएं कि अभी हाल ही में जो इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस आए हैं वो इस चीज को क्या टैकल करते हैं या फिर हमें और भी कुछ चाहिए? तो पहले हम आपका इंटरमीडिएट का जवाब देते हैं. जो हमारा बेसिक क्रक्स था कि जो
जिसकी तरफ से ये कंटेंट पोस्ट होता है, जो आपको बुली कर रहा है, हम उसको उस ओरिजिनेटर या उस इंसान तक नहीं पहुंच पाते। तो जो आपका न्यू रूल्स है, जो आईटी के नए रूल्स आए हैं, इंटरमीडिएट रूल्स, वो ये बोलते हैं, अगर आप व्हाट्सएप की बात करें तो पहला जो ओरिजिनेटर था मैसेज का, अगर कोई हेट कंटेंट लेट्स से फ्लो हो रहा है, या आपकी कोई पिक्चर वायरल हो रही है, या आपके रिलेटेड कुछ कंटेंट हुआ है, तो उस फर्स्ट ओरिजिनेटर की आइडेंटिटी उन मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स को बतानी होगी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को, आफ्टर वॉट एवर द प्रोविजन, और द गवर्नमेंट को। दूसरा एस्पेक्ट वहाँ पे उन्होंने केटर किया है कि जब कोई भी क्राइम जिसकी सजा 5 साल से ज्यादा की है, जैसे कि विच रिजल्ट्स इनटू समथिंग वेरी सीवियर, उन रिलेटेड अगर कोई भी एफआईआर होती है तो आपको उस इंसान की आइडेंटिटी हमें बतानी होगी। कोई भी अगर क्रिमिनल एक्ट होता है, कोई भी अगर जिस जिस चीज को लेकर है, तो जहाँ ये राइट टू प्रिवेसी की बात करते हैं कि हमारे यूजर की प्रिवेसी एक बहुत ही फंडामेंटल राइट है, और आपकी कंट्री का लॉ तो हम नहीं मानेंगे, तो ये वाली चीजें नहीं चलेगी। अगर आपको इंडिया में बिजनेस करना है, अगर आपको इंडिया में रहना है, तो इंडिया के नॉर्म्स को माने, और इंडिया के नॉर्म्स कहते हैं कि अगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को विथ प्रॉपर ड्यू फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अगर कोई डिटेल्स चाहिए तो वो मिल जाएगी। तो अभी जहां हमारे पास में लॉ होने के बाद में भी हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते थे, वो कुछ हद तक अगर हम देखें तो उसको हम पार कर लेंगे। आपके अब क्लोजिंग रिमार्क में अगर मैं बात बोलूँ तो आई थिंक मैं बहुत देर से इसी पे बात पे कर रही थी कि हाउ डू वी स्टॉप साइबर बुलिंग, हाउ डू वी स्टॉप बुलिंग, करना क्या चाहिए इमीडिएटली। तो अगर मैं लीगल पर्सपेक्टिव दूं, आई थिंक मैं कृतिका जी और हर्षिता जी जिनको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, और कृतिका जी डील्स विद एवरीबडी एवरी डे एंड हाउ टू डील, so psychologically I would not want to comment on it and you should rely on both of them on that, but जितना एक्सपीरियंस मेरा है, I would understand that I do not respond or retaliate, because जो भी बुली कर रहा है, he needs attention, he is craving for your attention. No attention would not give him the thing which you needed. So best is that these perpetrators, when they are looking for attention, best is do not give them any attention. This is the best way, that disconnect yourself completely over there. But this also again depends on case to case basis, because जहां पर कुछ चीजें उस तरीके की है, तो आपको देखना होगा किस तरीके से स्टॉप करना है, किस तरीके से क्या करना है। दूसरी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इवन इनिशियल लेवल या कोई भी लेवल हो, एविडेंस सेव करके रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज आपको नहीं पता आगे जाके किस तरीके से पर्कुलेट करेगा, किस स्टांस पे पहुंचेगा, या ये रिपीटेटिव चलेगा, या बंद हो जाएगा, या वहीं पे खत्म होकर या तो ये एक्सटेंड करेगा। तो आपको बहुत जरूरी है कि आप एविडेंस रखें। तो जब भी कुछ हो रही है तो कीप टेकिंग स्क्रीनशॉट, प्रॉपर्ली स्क्रीनशॉट, जहाँ पे डिटेल्स हो, आप यूआरएल को आप क्लिक करके उसको लेकर रखो कि ये कौन सा स्पेसिफिक पेज है, आप इनकी स्क्रीनशॉट्स ले लेके सेव करके रखो डेट वाइज, सो दैट यू हैव सम एविडेंस विथ यू। अगर आगे जाके आपको कोई भी लेना है, अगर आपको उसको खुद को खुद ही तरीके से बोलना है, तो भी आप बोल सकते हो कि आप सेव्ड ऑल दीज थिंग्स, आई कैन गो टू लॉ एनफोर्समेंट अगेंस्ट यू, you can post the screenshots to that relevant platform which you're working on, that these things have happened with me, maybe not today, maybe tomorrow, maybe after 20 days. If it's a repetitive person, you can do it. If you know that this is the same person who has made another profile and doing the same thing, you can do it. So best is that always save this thing, keep one folder. If you're so active on social media, if you're not and things are one of a kind, whatever, keep one separate folder where you can save all these things and keep it for your part of it. Best is to keep that. Then the third would be that depending on the instances, reach out for help. I have seen a lot of instances people don't reach out for help and they keep on getting in by themselves. And as rightly said, that you cannot be lawyer for your own case, you cannot be a sane doctor if you are a patient yourself. You practically cannot reach out, you cannot deal with the same sanity as you might deal it for others. So best is to reach out for a help to the nearest or dearest person, or confine yourself to the person you're close with. If not, then seek a professional help, which is best. But if you can't reach to the professional help, at least reach to the nearest person, so that it can give you little more perspective how it can be done. A psychologist, friends who are similarly placed like you, or lawyers. So on and so forth. Or else another way would be that a lot of cyber police stations in India have opened up a helpline center specifically for these kind of things, where they say that they will not even disclose your identity. You can be anonymous if you want to talk. There are helpline numbers, 1090 kind of things, that they've put in. So reach out for those. Other would be that there is a platform called as cybercrime.gov.in. I'll repeat, cybercrime.gov.in. You can go on this platform, you can register your complaint, the screenshots you have taken, everything you have, and make it a very small nutshell, maybe half a page, maybe 5 lines, 20 lines, details as to what you are, which platform, what happened, this is the incident, and just post it over there, so that in case something has to be done later stage, that is saved over there, which is there in the central depository, or action can be taken. There also you have an option of being anonymous. You can say that I don't want to disclose my identity, but this has happened, so that action can be taken, whatever has to be taken there. Second, even if you want to, then it reaches to the whatever the police station, and things are being taken care from there. So cybercrime.gov.in is another place.
the third, as it is, everybody has said that use technology. These platforms are very, very, very clear on reporting mechanism. So why not use that? The other one would be that keep your account safe. How you have to do it, as Kritika ji was talking about, that before getting into the platform, the best is you need to learn. Like getting into the road, you want to drive, learn the norms. Just by driving, let's say I learned driving in India, you need to know, if I want to drive in US or UK, I have to learn again what are the norms over there. So, going on the platforms are also not easy nowadays with the way we are doing, everything is up there. Why not learn things? Also I would say that a lot of times you become victim. So I'm seeing a lot of times these, the influencers and all, they become victim as to they save a lot of stuffs, and a lot of times they tend to click on something or something, and a lot of your personal stuffs goes over there, and then they get blackmailed, and then they get lured in that blackmail. Okay, it might stop here, but I've seen that it doesn't stop. It just doesn't stop. You pay, it doesn't stop. It goes into second or third level of thing, and then it goes to some other person, and bang on, you'll get another thing from somewhere else. It's not a ending thing that you pay and you get rid of it things. So best is take a very strong way of doing, either going by legal or either going by anonymity or police station. Don't go to the normal police station if you don't want to. Go to specific cyber police station and might deal with it. Don't get harassed by that. You can very clearly say, I have a right to post things I want to post. Don't get, nowadays as it is, police stations also don't deal like that. But in case you face it, be very clear and specific that I have a right. Don't get shamed by people out there. Say that I want, and this has to be done. Not everything has to be converted into an FIR. You have to see the kind of situation you are in and then press for FIR. But yes, do complain so that things can be taken care of, so that your things are safe, that, okay, these things have happened, and you're little more, in a safer situation. I think keep your interaction safe. Do not click on random stuff. Do not get lured. Lot of crimes that happen over there, bullying happen because they have something excess on you. One is normal bullying, which you can deal with. The other one would be if they have excess information about you, or if they have something which is safer of yours. So in those scenarios, be a little more vigilant. They work on fear, or they work via, they create fear on you. They are they're really fear mongers. So don't get anything which is too good to be believed. Do not agree on that, or anything which is too scary. Do not get into that also. So don't get yourself trapped on internet. Don't click on things that 599 you will get this offer or that. They learn. As much you post it online, they learn about yourself. They know more. If I'll tell you, these cyber criminals, it's a full racket. They beautifully learn about you. They know so much about you that you don't know about yourself. They from every different platforms, they bring it together, and with big data and with much everything else together, they really have more information on you than yourself, and they play very, very strongly on you. So be a little more vigilant when you're online, and be strong-headed. Yeah, it's absolutely fine. राइट. सो इस बातचीत से जो कंक्लूजन हमें मिलता है, द मेन थिंग इज बी फियरलेस. तो किसी से मत डरिए अगर आप सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, और स्पेशली अगर आप हर्षिता जी की जैसे ब्लॉगर या इन्फ्लुएंसर या ऐसे कुछ भी बनना चाहते हैं, तो बी फियरलेस. अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो सीक प्रोफेशनल साइकोलॉजिकल हेल्प, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बी लीगली अवेयर. कानून आपके साथ है, बहुत सारे प्रोविजंस है जो आपकी मदद कर सकते हैं, और कोई भी अटैक हो तो सबसे पहले कोई प्रोफेशनल साइकोलॉजिकल या लीगल रिकोर्स चुने, ताकि आपके साथ कोई घिनौनी हरकत ना हो सके. तो इसी के साथ मैं अपने सारे गेस्ट को धन्यवाद करता हूं कि वो भारता फर्स्ट से जुड़े और उन्होंने अपने थॉट्स रखे. मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को ऐसे और डिस्कशंस चाहिए तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें. हमारे नॉलेज सेंटर पे भी जाए, वहाँ पर भी मज़ेदार कोर्सेज हैं, और हमारे चैनल का बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि ऐसे और अमेजिंग डिस्कशंस हम आपके पास लेके आए. सो थैंक यू एवरीवन.